आज हम बात करने वाले हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में। यहाँ हमारे पास एक डाटा दिया गया है और ये डाटा है एक शॉप की सेल्स का। यहाँ डेट वाइज डाटा दिया गया है और कॉलम नंबर 2 में ये बताया गया है कि कितनी सेल किस सेल्समैन ने करी, कितने रुपए का प्रोडक्ट किस सेल्समैन ने बेचा और किस डेट को बेचा, और मोड ऑफ पेमेंट क्या था, यानी कैश में पेमेंट ली या पेमेंट गेटवे से ऑनलाइन पेमेंट ली या क्यूआर कोड से पेमेंट ली। उसके बाद यहां दिया गया है कि सामान का कॉस्ट प्राइस क्या है, जो सामान बेचा गया उसका कॉस्ट प्राइस क्या है, और यहां पर एमआरपी दिया गया है उस प्रोडक्ट का, और यहां ये बताया गया है कि वो सामान कितने परसेंट डिस्काउंट पर बेचा गया, एमआरपी के ऊपर कितने परसेंट डिस्काउंट में बेचा गया। लेकिन ये सेल्स प्राइस वाली सेल खाली है, ये कॉलम पूरा का पूरा खाली है। तो फ्रेंड्स, कंडीशनल फॉर्मेटिंग को स्टार्ट करने से पहले हम इस डाटा को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि इस डाटा की मदद से हम बहुत सारे प्रैक्टिकल्स करने वाले हैं। सिर्फ कंडीशनल फॉर्मेटिंग ही नहीं, आगे पिवट टेबल और भी इसके अलावा बहुत कुछ हम इसी डाटा की हेल्प से करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं हम फॉर्मूलाज को। फॉर्मूलाज का बेसिक मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं कि फॉर्मूला कैसे लगाया जाता है। किसी भी फॉर्मूला को लगाने के लिए हमें इज इक्वल टू लगाना होता है सबसे पहले। उसके बाद जो भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन मुझे करनी है वो मैं करता हूं। अब जैसा कि मैथ्स में आपको अगर एमआरपी के ऊपर डिस्काउंट अप्लाई करके सेल प्राइस निकालना है तो कैसे करेंगे आप सबसे पहले एमआरपी लिखेंगे। एमआरपी है 3640। अभी मैं सिर्फ और सिर्फ रो नंबर 2 यानी फर्स्ट वैल्यू की बात कर रहा हूं। उसके बाद उसको मल्टीप्लाई करेंगे डिस्काउंट काटने के बाद जितना परसेंट बचता है उससे। अब 100% में से डिस्काउंट कितना गया, 10%, बचा कितना, 90%। तो 100% माइनस 10%, 90। यहां मैंने ब्रैकेट लगाया और ये मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दिया। तो अब 3640 को मल्टीप्लाई किया है मैंने 100% माइनस 10% यानी 90% से, तो मेरा आंसर आता है 3276। लेकिन ये है मैनुअल तरीका। एक्सेल में कभी भी इस प्रकार कैलकुलेशन नहीं की जाती, क्योंकि अगर मैं इसी तरह से कैलकुलेशन करने लगा तो सभी के सभी सेल्स पर मुझे बार बार कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। एक्सेल का काम है आपके काम को आसान करना, आपकी कैलकुलेशंस को आसान करना और तुरंत बल्क में बहुत सारी कैलकुलेशंस को एक साथ करना। तो अब हम कैसे करेंगे कैलकुलेशन ये समझते हैं। इसको हम डिलीट कर देते हैं। फॉर्मूला हम दोबारा से लिखेंगे, लिखना वही है लेकिन उसको लिखने का तरीका बदलेगा। हम सबसे पहले इज इक्वल टू लगाएंगे, उसके बाद आप सेल एड्रेस लेंगे, जिस सेल में वैल्यू है उसका एड्रेस लेंगे। एड्रेस क्या है, एमआरपी 3640 है। कहां पर लिखा है वो, E2 वाले सेल में। इस पे मैं अगर क्लिक करूंगा तो यहां पर E2 लिखा आ जाएगा। आप दो तरीके से कर सकते हैं, आप मैन्युअली E2 भी लिख सकते हैं और उस सेल पर भी क्लिक कर सकते हैं। सबसे आसान तरीका यही है कि आप उस सेल पे क्लिक करें। अब देखें यहां पर जैसे ही इज इक्वल टू E2 किया तो यहां वैल्यू आ गई 3640, बिकॉज E2 से वो वैल्यू को फेच कर रहा है। लेकिन हम इस फॉर्मूला को पूरा करेंगे, इसको एडिट करेंगे। एडिट करने के लिए आप फॉर्मूला बार में क्लिक करेंगे और वहां से इस फॉर्मूला को पूरा करेंगे। E2 को मल्टीप्लाई करना है आपने, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, 100% में से माइनस क्या करेंगे। अब आप देखिए ये जो डिस्काउंट दिया है 10%, ये सभी प्रोडक्ट्स के लिए यानी हर ट्रांजैक्शन के लिए अलग अलग है। तो ऐसा तो है नहीं कि मैं इसको फिक्स वैल्यू मान लूं और 10% ही लेस करूं हर बारी, नहीं। डिस्काउंट वैल्यू यहां दी गई है तो मैं 100% माइनस F2 सिंपली क्लिक कर दूंगा तो भी F2 लिखा आ जाएगा। तो अब मेरा फॉर्मूला बन गया E2 ये वाली सेल है जहां पे 3640 लिखा है। कलर से भी आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। देखिए ब्लू में E2 लिखा है और ये ब्लू वाली सेल। उसके बाद उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 100% माइनस F2। F2 कौन सा है, ये रेड वाला। F2 कैसे लिखा है, रेड कलर से। तो E2 मल्टीप्लाई 100% माइनस F2। F2 में से वैल्यू ऑटोमेटिकली इसने उठा ली है, यानी 100% माइनस 10%। ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। वही आंसर आ गया जो मैंने मैन्युअली कैलकुलेट करके दिखाया था, 3276। अब ये तो बात हो गई
एक ट्रांजैक्शन का सेल्स प्राइस निकाल लेंगे। अब मेरे पास टोटल 526 ट्रांजैक्शंस हैं। मेरे पास डाटा है 1 जुलाई 2019 से लेकर 31 दिसंबर 2019 तक का। तो अगर मैं सभी का इस तरह से निकालूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। अब मुझे चाहिए शॉर्टकट। तो मेरे पास सबसे आसान तरीका यह है कि मैं ये फॉर्मूला सभी लास्ट तक कॉपी कर दूं। कॉपी करने के लिए आपको एक चीज का ध्यान देना होगा। यहां पे मैंने आपको जूम करके दिखाया है। ये जो आप देख रहे हैं, किसी भी सेल के बॉटम राइट कॉर्नर में ये डॉट आप देख रहे हैं, इस पे जैसे ही कर्सर लेकर हम जाते हैं तो ये प्लस का साइन बन जाता है। वैसे थोड़ा अलग तरह का प्लस का साइन है, लेकिन जैसे यहां कर्सर लेके जाते हैं तो ये प्लस का साइन थोड़ा चेंज हो जाता है। अगर ये प्लस का साइन यहां नहीं बन रहा है तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है। ऐसा अक्सर होता है कि यहां प्लस का साइन नहीं आ रहा होता है, वो ऑप्शन बंद होता है। उसके लिए आपको फाइल में जाना है, ऑप्शंस में जाना है, ऑप्शन में जाके आपको एडवांस में जाना है और एडवांस में जाके ये जो ऑप्शन है अनेबल फिल हैंडल एंड सेल ड्रैग एंड ड्रॉप, इसको अनेबल करना है। मैं इसको एक बार डिसेबल करके दिखाता हूं। अब आप देखेंगे कि ये जब आप कर्सर यहां पर लेके जा रहे हैं तो अब वो प्लस का साइन नहीं बन रहा है। उससे नुकसान क्या होता है कि मैं इसको इस कॉर्नर से फिल नहीं कर पा रहा हूं, यानी इन सेल्स को फिल नहीं कर पा रहा हूं। मैं अनेबल करके दिखाता हूं तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ऑप्शंस, एडवांस, मैं वापस से इसको अनेबल कर देता हूं। अनेबल फिल हैंडल एंड ड्रैग एंड सेल ड्रैग एंड ड्रॉप। ओके, अब देखें ये प्लस का साइन आ गया है। अब यहां पे ये फॉर्मूला लगा है इज इक्वल टू E2 मल्टीप्लाई 100% माइनस F2। अब नेक्स्ट सेल में आपको E2 और F2 का यूज करके तो वैल्यू लेनी नहीं। यहां पर आप चाहते हैं कि E3 और F3 का इस्तेमाल हो और उससे सेल्स प्राइस आए। उससे अगले में आप चाहते हैं कि E4 और F4 का इस्तेमाल हो और सेल्स प्राइस आ जाए। उसके लिए यहां से इस फिल हैंडल को पकड़ के आप खींचेंगे और ये वैल्यूज आ जाएंगी। अब आप देखें फॉर्मूला पर नजर अगर आप डालेंगे, मैं इस पर क्लिक करके आपको फॉर्मूला पढ़वाता हूं। अब यहां पर वैल्यूज यूज हो रही हैं E3, यानी अगली लाइन ये E3 है, और मल्टीप्लाई 100% माइनस F3, ये F3 है, F3, यानी अब जो वैल्यू है वो इन दो सेल से आ रही है। वैसे ही और आगे आप बढ़ेंगे, अगले में आप देखें E4 और F4 यूज हो रहा है, उससे अगले में E5 F5 यूज हो रहा है। इस तरह से जब आप यहां से इस पर्टिकुलर हैंडल का, फिल हैंडल का यूज करके ड्रैग करते हैं तो वो लास्ट तक फॉर्मूला को भी इंक्रीमेंट करता चला जाता है। तो ये स्मार्टनेस है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की। अब लास्ट तक कॉपी करने के मेरे पास वैसे बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन दो सबसे ज्यादा मेन तरीके हैं। वो है एक कि मैं इसको यहां से ड्रैग करके लास्ट तक पेस्ट कर दूं। मुझे बहुत नीचे तक खींचना पड़ेगा, मैं उस तरीके को रिकमेंड नहीं करूंगा। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इस पे डबल क्लिक करें। दूसरा तरीका जो है, ये जो प्लस का साइन जब बनता है तब आपको माउस से डबल क्लिक करना है। लेकिन एक चीज का ध्यान रहे, माउस से डबल क्लिक करके लास्ट तक फॉर्मूला अपने आप अप्लाई हो जाएगा। लेकिन वो लास्ट क्या है, उस पर्टिकुलर कॉलम में जिस जगह तक कोई चेंज नहीं है। अब जैसे मैं यहां पे वैल्यूज चेंज कर रहा हूं आपको समझाने के लिए, और यहां तक की वैल्यूज को मैंने चेंज कर दिया। सिंपली ड्रैग किया इस हैंडल से तो वो ऑटोमेटिकली डाटा कॉपी हो। लेकिन अगर मैं यहां पे डबल क्लिक करता हूं तो आप देखेंगे यहीं तक ही वो फॉर्मूला अप्लाई हुआ है। ये गलती हम अक्सर करते हैं। हमें इस चीज का ध्यान देना चाहिए कि वो वैल्यूज कहां तक चेंज हो रही हैं। यहां तक इसलिए हुआ है बिकॉज इसके बाद चेंज है। यहां तक डाटा है सेल्स में और यहां नहीं है, ये चेंज है, यानी जो कड़ी है वो टूट रही है, चेन ब्रेक हो रही है। उसके बाद अब मान लो यहां पर मैं एक वैल्यू डाल देता हूं 1 2 3, और ये मैंने एक वैल्यू डाल दी। अब मैं यहां से अगर डबल क्लिक करूंगा इस पर्टिकुलर कॉर्नर पे, बॉटम राइट कॉर्नर पे डबल क्लिक करूंगा तो वो फॉर्मूला यहां तक अप्लाई होगा, इसके बाद नहीं जाएगा। बिकॉज यहां फिर चेन ब्रेक हो रही है, यहां पे एक वैल्यू है और उसने उस रास्ते को रोक लिया है। यानी अगर लाइन भरी हुई है और आगे खाली आ जाती है तब भी वो रुक जाएगा, और खाली है और आगे भरा हुआ कुछ आ जाता है तब भी वो रुक जाएगा। दोनों ही केसेस में रुक जाएगा। अब मैं इसको डिलीट कर देता हूं। अब मैंने यहां पे ध्यान देना, इसको डिलीट करने के लिए मैं क्लियर में जाके क्लियर ऑल किया है।
ऐसा क्यों किया मैंने? मैं चाहूं तो इसको क्लिक करके सिंपली डिलीट भी कर सकता था, लेकिन उसमें मुझे नुकसान ये था कि ये फॉर्मेटिंग जो है, फिल कलर जो मैंने किया हुआ है वो ज्यों का त्यों बना रहता। तो उसके लिए मैं क्लियर में गया और क्लियर ऑल किया। उससे क्या हो गया कि फॉर्मेटिंग भी डिलीट हो गई और टेक्स्ट भी डिलीट हो गया। तो अब मुझे लास्ट तक इस फॉर्मूले को अप्लाई करना है। मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूंगा, अब ये लास्ट तक अप्लाई हो गया है बिकॉज बीच में कोई ब्रेक नहीं था। अब देखिए लास्ट तक फॉर्मूला अप्लाई हो गया। तो अब मेरी ये टेबल कंप्लीट हो गई है। मेरे पास कॉस्ट प्राइस भी है, एमआरपी भी है, डिस्काउंट भी है और सेल्स प्राइस भी आ गया है। अब एक चीज हमें और करनी है, जब माल कस्टमर को बेचा गया तो राउंड फिगर में पेमेंट लिया गया, लेकिन यहां पर आप देखें डेसिमल वैल्यूज भी हैं। ऑब्वियसली 50 पैसे तो लिए नहीं गए होंगे कस्टमर से, तो मैं यहां पर डिक्रीज कर देता हूं डेसिमल वैल्यूज, लेकिन मैं नहीं कर पा रहा हूं। क्यों? क्योंकि आप देखें सेल्स की फॉर्मेटिंग जनरल है, ये नंबर्स नहीं है। उसके लिए पहले मैं इसे नंबर बनाऊंगा और अब ये देखिए डेसिमल वैल्यूज सभी की आ गई हैं, 0.50, 0.50। अब मैं इसके डेसिमल्स को डिक्रीज करूंगा। अब ये सारे के सारे राउंड फिगर में मेरे पास वैल्यूज आ गई हैं। तो ये तो थी बात डाटा की। अभी हमने अपना डाटा कंप्लीट कर लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे।